हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम पंजाब जनरल नॉलेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम पहले भी बहुत सारे पंजाब जीके के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोज, डू चेक आउट ऑन आवर चैनल बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ऑफ ऑल द वीडियोज एज एंड व्हेन वी पोस्ट देम। इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ पंजाब के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 18th, 19th, 20th सेंचुरी में जो भी पंजाब में मॉडर्न डेवलपमेंट्स हुई ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, दैट वी विल डिस्कस। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following was not the outcome of जलियांवाला बाग मैसेकर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इसमें से क्या नहीं हुआ था। नंबर 1, सस्पेंशन ऑफ जनरल डायर फ्रॉम सर्विस। नंबर 2, टेम्परेरी पीस इन पंजाब। नंबर 3, रिनाउंसिएशन ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स एंड पोजीशंस बाय मैनी इंडियंस। एंड नंबर 4, चेंज इन महात्मा गांधीज एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए, ये बात वेल डॉक्यूमेंटेड है कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद बहुत सारे प्रोमिनेंट लोगों ने अपने अपने टाइटल्स वापस कर दिए थे। सो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये तो सही है। हमने नॉट करेक्ट बतानी है तो दे तो सही है, ऐसा हुआ था। जैसे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपना नाइटहुड त्याग दिया था, जो कि ब्रिटिश क्वीन ने उन्हें दिया था। नाइटहुड, ही एक्चुअली रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। और इसी तरह जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी अपना केसर हिंद का टाइटल वापस कर दिया था। सो हिज एटीट्यूड ऑल्सो चेंज्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो सही हैं। जो जनरल डायर थे, ऑन हुज ऑर्डर्स द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, ही वॉज ऑल्सो सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर। तो टेम्परेरी पीस प्रिवेल कर गया था पंजाब में, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक्चुअली में उसके बाद पंजाब में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। पीपल वर प्रोटेस्टिंग एंड द ब्रिटिश वर एक्चुअली सप्रेसिंग दोज प्रोटेस्टर्स। तो ऑप्शन बी आपका गलत है। सो विच वॉज नॉट द आउटकम, पीस इन पंजाब वॉज नॉट द आउटकम ऑफ जलियांवाला बाग। इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ था। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। Question number 2. Consider the following statements about Naujawan Sabha. Number 1, it aimed at establishing a complete independent republic of the laborers and peasants for the whole of India. Second, to infuse a spirit of patriotism into the heart of the youth of the country. 3, to express sympathy with and to assist the economic, industrial and social movements. And number 4, to organize the laborers and peasants. तो नौजवान सभा जो बनी थी, इन चारों में से उसका मेन पर्पस क्या था? यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। 3 and 4, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4 और ऑल ऑफ दीज। सो देखिए, जो नौजवान भारत सभा थी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक लेबरर्स का बनाना चाहती थी, करेक्ट है। लोगों में पैट्रियटिज्म की फीलिंग लाना चाहती थी, करेक्ट। टू एक्सप्रेस सिंपैथी विद एंड टू असिस्ट इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल एंड सोशल मूवमेंट, ये भी करेक्ट है। वो लेबरर्स और पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो बेसिकली ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डी इज योर आंसर। तो नौजवान भारत सभा, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। सो नौजवान भारत सभा कब बनी थी? इट वॉज ड्यूरिंग 1920s, लेट 1920s में बनी थी, फॉर स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज। तो ये सारे के सारे इसके गोल्स थे। Question number 3, consider the following statements. Hindustani Association of Pacific Coast, HAPC, was formed in the year 1911. Second, Sohan Singh Bhakna became the first president of this association. Third, the association started a weekly Hindustan in Urdu language. तो ये तीनों ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक में ईयर बताया गया है, एक में उसके प्रेसिडेंट बताए गए हैं और एक में उनके वीकली और उसकी लैंग्वेज बताई गई है, जो वीकली उन्होंने लॉन्च किया था। तो इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो बहुत ही टिपिकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तीनों फैक्ट्स आपको पता होंगे, सिर्फ तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हैं। देखिए, हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट 1911 में नहीं, 1912 में बनी थी। तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो गई गलत। सोहन सिंह पकड़ा वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये करेक्ट है। इट स्टार्टेड अ वीकली हिंदुस्तान इन उर्दू लैंग्वेज, ये भी करेक्ट है। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगी 2 and 3 ओनली। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, B 2 and 3 ओनली।
राइट। तो इन्होंने ये 1912 में एसोसिएशन बनी, इन्होंने वीकली शुरू किया और 1913 में गदर आश्रम की स्थापना भी की गई। गदर आश्रम, जिसे युगांतर आश्रम कहा जाता है, वो भी ओपन किया गया, जो कि गदर पार्टी ने शुरू किया था एट इट्स हेडक्वार्टर्स इन सैन फ्रांसिस्को। तो ये थोड़ी सी मिलते जुलते फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन पंजाब के ऊपर है क्वेश्चन। नंबर 1, द राधा स्वामी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय शिव दयाल ऑफ आगरा in 19th century. This statement is correct. Second, the movement propounded a doctrine which contained elements of both Islam and Sikhism. Okay, Islam and Sikhism दोनों के elements थे. Third, after the death of Shiv Dayal, the Radha Swamis split into Agra and Beas centers. तो इनमें से कौन कौन से statements correct है? Options 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और all of the above. तो first statement correct है. That means B cannot be the answer. तो देखिए इसमें the doctrine of Radha Swamis contained the elements of Sikhism and Hinduism. तो इस्लाम जो है ये गलत हो जाती है स्टेटमेंट। आफ्टर द डेथ ऑफ शिव दयाल इट स्प्लिट इनटू आगरा एंड ब्यास सेंटर्स, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। सो सी इज योर करेक्ट आंसर हियर, राइट। तो हिंदुइज्म और सिखिज्म दोनों के इसमें जो है वो कंपोनेंट्स आते हैं। उसके बाद इसके फाउंडर थे शिव दयाल जी, जिन्होंने आगरा वाले सेंटर की स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ से नई ब्रांच शुरू की थी जैमल सिंह जी ने। आफ्टर द डेथ ऑफ शिव दयाल, जैमल सिंह जी स्टार्टेड अ न्यू ब्रांच इन ब्यास, जिसे आज हम राधा स्वामी ब्यास कहते हैं। सो दीज आर 2 सेक्शंस ऑफ दिस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। नेक्स्ट आता है 5th क्वेश्चन। Consider the following statements regarding Namdharis, another social religious reform movement. Number 1, the authority of hereditary custodians of the Sikh Gurudwaras was rejected by the Namdharis. कि जो पहले से सिख गुरुद्वारास पे कब्जा करके बैठे हैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। Second, Namdharis considered the women equal to men and initiated them through baptism and allowed them to remarry when men widowed. Third, for men, they laid emphasis on strength and martial qualities drawn from the teachings of Guru Gobind Singh. And fourth, they aimed at restructuring Sikhism, reshaping of the Sikh community into a militant and religious political dominion. तो इनमें से कौन सी चीज़ सही है नामधारीज के बारे में? करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। जो पहली स्टेटमेंट है कि वो सिख गुरुद्वाराज के जो हेरिडिटरी कस्टोडियन थे उनको हटाना चाहते थे, दिस इज करेक्ट। दे कंसिडर्ड विमेन इक्वल टू मैन और कुछ रिफॉर्म्स शुरू किए जैसे कि विडो रीमैरिज एट्सेट्रा, ये भी करेक्ट है। मैन के लिए उन्होंने मार्शल क्वालिटीज़ पे फोकस किया ताकि वो गुरु गोबिंद सिंह जी की तरह एक मार्शल रेस बन सके, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। उनका मेन पर्पस था सिखिज्म को रीस्ट्रक्चर करना ताकि वो एक मिलिटेंट और रिलीजियस पॉलिटिकल डोमिनियन में एंटर कर सकें, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो नामधारीज के बारे में ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, right? Then question number 6. Consider the following statements in relation to Nirankari's movement in Punjab. Right? तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनसे आप क्वेश्चन 1 या 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं पंजाब के एग्जाम्स में। नंबर 1, निरंकारीज called for the return of Sikhism to its origin and emphasized the worship of God as निरंकार। इन्होंने सिखिज्म को, बेसिकली ये सारी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स थी, चाहे वो नामधारीज हों चाहे वो निरंकारीज हों, जिन्होंने सिखिज्म को अपने ओरिजिन की तरफ दोबारा से डायरेक्ट करने की कोशिश की। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दे रिजेक्टेड ऑल काइंड्स ऑफ आइडल्स एंड द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद इट, करेक्ट है। मूर्ति पूजा के खिलाफ थे नामधारी, निरंकारीज। दे बेसिकली, निरंकार मीन्स फॉर्मलेस गॉड, तो ये फॉर्मलेस गॉड की तरफ फोकस करते थे, सो आइडल वर्शिप उसमें नहीं आ सकता। They stressed the importance and authority of Guru Nanak and of Adi Granth, correct. They taught a religious code for the householders, ये भी correct है। तो correct statement पूछी हुई है, all of the above are correct statement। ये सारी statement सही है as far as निरंकारीज are concerned। तो निरंकारी मूवमेंट शुरू किसने की थी? बाबा दयाल दास। तो ये आपने याद रखना है, दोनों में फ़र्क। निरंकारी मूवमेंट स्टार्टेड बाय बाबा दयाल दास एंड the Radha Swami movement was started by Shiv Dayal. So Shiv Dayal and Dayal Das, 2 different names, ये आपको याद रखने हैं।
और इसे सिखिज्म की प्योरीफिकेशन के लिए शुरू किया गया था। ना 1840s में इसको शुरू किया गया था। वर्शिप ऑफ गॉड एज निरंकार, फॉर्मलेस गॉड, रिचुअल्स वगैरह से दूर रहते थे ये, राइट। ब्राह्मण प्रीस्ट वगैरह को ये मतलब अच्छा नहीं मानते थे, एंड दे गेव इम्पोर्टेंस एंड अथॉरिटी टू गुरु नानक एंड आदि ग्रंथ। इसके जो प्रिंसिपल्स पे जो निरंकारिज्म है वो बेस्ड थे। They were asked not to treat the women as unclean at childbirth, not to take dowry at marriages, not to place lighted lamps or blessed sweets, prasad, placed in rivers, and also not to feed Brahmins for the payment for conducting rituals. तो ये जो कुरीतियाँ मानी जाती थी कि शादी पे दहेज नहीं देना, देन नदी में कोई खाना नहीं फेंकना, विमेन को जो है वो इम्प्योर नहीं मानना, इस तरह की जो चीज़ें थी, ये सारी टीचिंग्स आती हैं निरंकारीज में। Question number 7. गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम इन विच पीरियड? देखिए एक टाइम पीरियड आया था एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जब गुरुद्वाराज में जो महंत थे दे वर गेटिंग करप्ट, दे वर अलाइड विद द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने उनको अपनी तरफ कर लिया था एंड दे वर कंडक्टिंग अनस्क्रूपुलस एक्टिविटीज़ इन द गुरुद्वाराज। तो सिख्स जो थे वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने गुरुद्वाराज के रिफॉर्म के लिए एक मूवमेंट शुरू की थी। तो उसकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ दैट पीरियड अ सिग्निफिकेंट लॉ वाज पास्ड, जिससे कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या SGPC जो थी वो क्रिएट की गई। सो व्हाट वाज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच दिस पर्टिकुलर मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम, एंड एट द एंड ऑफ इट SGPC एक्ट वाज पास्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा 1920 to 1925। दिस वाज द पीरियड व्हेन गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट वाज एट इट्स पीक। तो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट 1920 से 25 तक चली। इसे अकाली मूवमेंट भी कहा जाता है या गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है, टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द गुरुद्वाराज ड्यूरिंग अर्ली 1920s। इस मूवमेंट की वजह से सिख गुरुद्वारा बिल आया 1925 में, ब्रिटिश ने इसे पास किया, विच प्लेस्ड ऑल द हिस्टोरिकल सिख श्राइन्स इन इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC। तो ये बॉडी इस एक्ट से क्रिएट की गई थी, आज भी एग्जिस्ट करती है। द अकालीज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो 1920 से 1925 तक ये मूवमेंट बहुत चली। 1925 में SGPC क्रिएट हो गई। फाइनली जितने भी करप्ट महंत थे वो सारे गुरुद्वारों से बाहर निकाल दिए गए और SGPC टुक ओवर मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल गुरुद्वारास। क्वेश्चन नंबर 8. चाबियां दा मोर्चा was started by whom? चाबियां दा मोर्चा और की कैंपेन, द कैंपेन फॉर कीज, किसने शुरू किया था? A बाबा गुरजीत सिंह, B बाबा खड़क सिंह, C सरदार अजीत सिंह या D मास्टर तारा सिंह। चाबियां दा मोर्चा was basically a movement in which the keys of golden temple were to be procured। तो चाबियां जो थी गोल्डन टेम्पल की उसे लेने के बारे में ये कैंपेन चलाया गया था। किसने चलाया था? इट वाज स्टार्टेड बाय बाबा खड़क सिंह। सो लेट अस सी। चाबियां दा मोर्चा वाज स्टार्टेड बाय बाबा खड़क सिंह। द मोर्चा चाबियां, अ कैंपेन फॉर द रिकवरी ऑफ कीज ऑफ द गोल्डन टेम्पल ट्रेजरी, marked a dramatic episode in Sikh agitations in the early 1920s to reform the management of their places of worship। अब यही एक मूवमेंट, यही एक गुरुद्वारा क्यों सारे गुरुद्वारों में इतना इंपॉर्टेंट बन गया? बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द सिख्स। जो गोल्डन टेम्पल है या जो हरिमंदिर साहब है, उसकी जो चाबियाँ थी, उसकी ट्रेजरी की जो चाबियाँ थी, उसका मिल जाना यानी कि एक तरह से द हाईएस्ट श्राइन ऑफ द सिख्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिख्स देमसेल्व्स। तो इसलिए ये मोर्चा इतना इंपॉर्टेंट था। मोर्चा चाबियां या फिर चाबियां दा मोर्चा, स्टार्टेड बाय खड़क सिंह। क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पंजाब रियासती प्रजामंडल? पंजाब रियासती प्रजामंडल के बारे में इनमें से कौन सी बात सच नहीं है? नंबर 1, इट वॉज सेटअप इन 1930. 2, इट वॉज सेटअप टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन गुरुद्वाराज. 3, Baba Khadak Singh was the first president of Punjab Riyasti Praja Mandal. And 4, the membership of the organization was restricted to Sikhs. Options are A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 4 or D all of the above.
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। सॉरी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू, ये आपको बताना है। एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो पंजाब रियासती प्रजामंडल है, रियासत का मतलब होता है प्रिंसली स्टेट, रियासतें, प्रिंसली स्टेट। प्रजा का मतलब होता है जो लोग उन रियासतों में रहते हैं, सो द पीपल लिविंग इन द प्रिंसली स्टेट्स, राइट। तो पंजाब रियासती प्रजामंडल मतलब जो लोग पंजाब की प्रिंसली स्टेट्स में रहते थे, उनके रिफॉर्म के लिए ये एसोसिएशन बनाई गई थी। तो इट वाज सेटअप इन 1930। अगेन ए फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो 1928 है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। इट वाज सेटअप टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन गुरुद्वाराज, नो, इट वाज सेटअप टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन प्रिंसली स्टेट्स एक्चुअली। थर्ड, बाबा खड़क सिंह वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, नो, बाबा खड़क सिंह वाज एसोसिएटेड विद द गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। पंजाब रियासती प्रजामंडल के साथ एसोसिएटेड है सरदार सेवा सिंह ठीकरी वाला, सेवा सिंह ठीकरी वाला, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब रियासती प्रजामंडल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू 6, कि सिर्फ सिख ही इसके मेंबर बन सकते थे। देखिए, कोई भी जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है या इस तरह की मूवमेंट है, उसमें पंजाब में स्पेशली पंजाब का सेक्युलरिज्म इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है कि कभी भी रिलीजन स्पेसिफिक कोई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसा नहीं हुआ है। इट कुड बी एन एक्सेप्शन अगर ऐसा कुछ होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली रॉन्ग, ये सबके लिए ओपन थी। सो नो, इट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू 6, इसमें कोई भी इसका मेंबर बन सकता था। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, सो ऑल ऑफ द अबव, ये सारी स्टेटमेंट्स गलत है पंजाब रियासती प्रजामंडल के बारे में। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सो पंजाब रियासती प्रजामंडल was an organization for the people of the princely states of Punjab and it was established in 1928। इसका पर्पस क्या था कि अगर अंग्रेज सिविल राइट्स नहीं दे पा रहे लोगों को, तो कम से कम प्रिंसली स्टेट्स वाले लोग तो दे दें, टू सिक्योर सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स टू द पीपल। क्योंकि उस वक्त जो इंडिया की टेरिटरी थी वो दो ही तरह की प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी, आइदर दे वर ब्रिटिश प्रोविंसेस और देयर वर प्रिंसली स्टेट्स। तो ये प्रिंसली स्टेट्स में रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। इसमें सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाला ऑफ पटियाला वाज द प्रेसिडेंट एंड भगवान सिंह लोंगोवालिया वाज द जनरल सेक्रेटरी, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। और इसकी जो मेंबरशिप थी वो सभी के लिए ओपन थी, ओपन टू ऑल एडल्ट पॉपुलेस ऑफ द स्टेट्स ऑफ पंजाब विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्लास और रिलीजन, सबके लिए ये ओपन था। So the last question, question number 10, which of the following statements is the feature of Treaty of Lahore 1846? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 के बारे में? नंबर 1, इट वाज अ पीस ट्रीटी मार्किंग द एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ये स्टेटमेंट गलत है। 1846 में सेकेंड नहीं बल्कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन, द सिख्स वर मेड टू सरेंडर द वैल्यूएबल रीजन बिटवीन द ब्यास एंड सतलुज रिवर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सिख्स को जो दोआब रीजन था वो सरेंडर करना पड़ गया था इस पर्टिकुलर ट्रीटी की वजह से। थर्ड, द लाहौर दरबार हैड टू पे एन इंडेमनिटी ऑफ ₹15 मिलियन। लाहौर दरबार जो कि महाराजा रंजीत सिंह की रियासत थी, महाराजा रंजीत सिंह की बेसिकली टेरिटरी थी, उसको 1.5 करोड़ रुपए इंडेमनिटी के तौर पर अंग्रेजों को देने पड़े थे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड फोर्थ, महाराजा दलीप सिंह रिमेन्ड रूलर ऑफ पंजाब विद महारानी जींद कौर एज रीजेंट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। महाराजा दलीप सिंह was the like heir to the throne of महाराजा रंजीत सिंह। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इस ट्रीटी के फीचर कौन से हैं? करेक्ट स्टेटमेंट इज 2, 3 एंड 4। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म हुई थी 1845-46 में और तब ये ट्रीटी साइन की गई थी। द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट इन 1848-49 और 1849 में फाइनली पंजाब को एनेक्स कर लिया गया था। सो 1846 में पहले उन्हें रूलर बना दिया गया सिंबॉलिक और उसके बाद रीजेंट बना दिया गया रानी जिंदा को। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, पंजाब वॉज टोटली एनेक्स्ड।
सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पंजाब की मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड. इफ़ यू लाइक दीज क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चंस बाय ज्वाइनिंग अ टेस्ट सीरीज. डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर वेरियस पेड कोर्सेज जिसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.